हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेखांकन अनुपात। लेखांकन अनुपात क्या है? एनसीईआरटी जो बुक है, ट्वेल्थ क्लास में एनसीईआरटी बुक में जो सेकंड पुस्तक है हमारी, दो भाग हैं, फर्स्ट और सेकंड अकाउंटेंसी के। उसमें जो सेकंड भाग में हमारा एक चैप्टर है लेखांकन अनुपात। बच्चों, लेखांकन अनुपात क्या है, किस प्रकार से लेखांकन अनुपात का विश्लेषण किया जाता है, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, लेखांकन अनुपात ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखांकन और दूसरा अनुपात। लेखांकन मतलब अकाउंटिंग और अनुपात मतलब होता है दो अंकों के बीच में संबंध बताना। जैसे 10th क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों ने अनुपात समानुपात पढ़ा था। उसमें दो चरों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में हमने संबंध स्थापित किया था, संबंध बताया था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात का मतलब तो वही होता है, दो संख्याओं के बीच में संबंध बताना है, लेकिन यहाँ पर वो दो संख्याएं कौन सी होगी? तो वो दो संख्याएं होगी अकाउंट की। मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में से हम लेखांकन में से, लेखा पुस्तकों में से दो आंकड़े लेंगे और उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, वो होता है लेखांकन अनुपात। अब यहाँ पर हम पुस्तक की भाषा में देख लेते हैं कि लेखांकन अनुपात मतलब क्या होता है। लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरण के विश्लेषणों की महत्वपूर्ण तकनीक है। जैसे आप लोगों को मालूम होगा, 11th क्लास में हमने लेखांकन की प्रक्रिया पढ़ी थी। बच्चों, लेखांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने सबसे पहले देखा अभिलेखन। अभिलेखन मतलब लेखों, सबसे पहले व्यापारी के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उन व्यवहारों को लिखना, लेखा पुस्तकों में लिखना, मतलब वो अभिलेखन। और वो हम कहाँ पर लिखते हैं? जर्नल में। इसके बाद अभिलेखन के बाद में हमारी जो दूसरी स्टेप है लेखांकन प्रक्रिया की, जो दूसरा जो कदम है, दूसरा चरण है या दूसरी स्टेप है, वो है विश्लेषण करना। अभिलेखन फिर वर्गीकरण, सॉरी, दूसरी स्टेप है हमारी वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। हमने जो अभिलेखन में जो लेखा पुस्तकों में जिन व्यवहारों को लिखा है जर्नल में, उन व्यवहारों का वर्गीकृत करना। मतलब हमने खाता बही में अलग अलग प्रकार के खाते खोले, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, ये हुआ वर्गीकरण। फिर तीसरी स्टेप में हमारा है सारांशीकरण। सारांशीकरण में हमने वित्तीय विवरण बनाए। वित्तीय विवरण मतलब अंतिम खाते, जिसमें व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। सारांशीकरण के बाद में अगला कदम हमारा कौन सा आता है? विश्लेषण करना। हमने 11th क्लास में अभिलेखन, उसके बाद में वर्गीकरण और सारांशीकरण यहां तक समझ लिया। 12th जो अकाउंट है, इसमें आज हम देखने वाले हैं विश्लेषण करना। विश्लेषण करना मतलब किसका विश्लेषण करना? एनालिसिस करना। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना। तो यहां पर हमारे सामने आ रहा है कि लेखांकन अनुपात ये क्या है? तो वित्तीय विवरण के विश्लेषण की महत्वपूर्ण तकनीक है। वित्तीय विवरण, अब वित्तीय विवरण क्या है? वित्तीय विवरण मतलब अंतिम खाते। अब अंतिम खाते मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। अब ये वित्तीय विवरण दो प्रकार के होते हैं, ये भी हमें मालूम है। एक होता है आय विवरण और दूसरा होता है स्थिति विवरण। आय विवरण में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और स्थिति विवरण मतलब उसका नाम ही है स्थिति विवरण, मतलब चिट्ठा, बैलेंस शीट। ये दो प्रकार के जो विवरण हैं, इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? वित्तीय विवरण। और इन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। क्यों? अब ये विश्लेषण करने की क्यों आवश्यकता होती है? स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में हम केवल वहीं पर स्टॉप नहीं होते हैं, वहीं पर रुकते नहीं है। रिजल्ट आने के बाद हम उसको देखते हैं कि मेरे कितने परसेंटेज बने, ठीक है, फिर मेरे फ्रेंड के कितने बने, फिर हमारा जो रिजल्ट है उसमें हम विषयवार, सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि मुझे हिंदी में कितना मिला, अंग्रेजी में कितना मिला, बिजनेस में कितने मिले, अकाउंटेंसी में कितना मिला, इकोनॉमिक में कितना मिला। फिर हम उसको सोचते हैं कि मैंने किस प्रकार से पेपर दिया था,
उसमें मैंने क्या गलतियां हुई, क्या अच्छाइयाँ थी, कम नंबर आए तो क्यों आए, ज़्यादा नंबर आए तो क्यों आए, ये सारी बातों को हम सोचते हैं और उसका हम विश्लेषण करते हैं। सोचना मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट आने के बाद में विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इससे मतलब गलती कहाँ पर हुई है या फिर अच्छा हुआ है तो अच्छा क्यों हुआ है। ठीक इसी प्रकार से व्यापारी के द्वारा जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, वित्तीय विवरणों से उसको रिजल्ट तो पता चल जाता है कि उसकी कंपनी के द्वारा कितना प्रॉफिट कमाया गया है, उनकी क्या आर्थिक स्थिति है। उसके बाद में अलग अलग मापदंडों के आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषण करने की बहुत सारी तकनीक है ना। एक है सम आकार विश्लेषण विधि, दूसरी एक और विधि है तुलनात्मक विश्लेषण विधि, और तीसरे नंबर की हमारी एक आती है लेखांकन अनुपात विधि। अब सम आकार विश्लेषण विधि, तुलनात्मक विश्लेषण विधि, ये लास्ट ईयर उसमें कोर्स में थी, लेकिन इस बार उन कोर्स में हटा दी गई है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में ये दो विधियां थी, समाकार और तुलनात्मक, लेकिन वो लास्ट ईयर कोर्स से हट गई थी और इस बार भी हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में है लेखांकन अनुपात। यह विश्लेषण करने की एक तकनीक है, एक तरीका है कि वित्तीय विवरणों का आप किस आधार पर किस तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो लेखांकन अनुपात वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक क्या हुई, तकनीक हुई। अनुपात, अब यहाँ पर अनुपात का मतलब बताया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अनुपात मतलब एक गणितीय संख्या है जिससे दो या दो से अधिक संख्याओं की संबद्धता से संदर्भ हेतु परिकलित किया जाता है। मतलब सरल भाषा में यदि हम बोले तो अनुपात एक गणितीय संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में संबंध स्थापित करता है, और इसे भिन्न समानुपात, प्रतिशत, आवर्त के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो अनुपात है इसको हम अलग अलग तरीके से बोलते भी हैं। जैसे आप 3:2 मतलब 3:2, 2:3, 1:2, 2:1, 1:1, ये जो अनुपात है, तो आप लोगों को ध्यान होगा ये अनुपात हमने इस वर्ष कहाँ पर पढ़ा था, तो साझेदारी में। ये हमने साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन करने का अनुपात क्या होना चाहिए, तो वो हमने देखा था कि अनुपात इस प्रकार से होता है। लेकिन उसी को हम दूसरे रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो प्रतिशत के रूप में। उसी को और किस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आवर्त के रूप में। 6 गुना, 2 गुना, 3 गुना, जब बड़ी रकम होती है तो उसको इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और जब बहुत कम अंतर होता है तो वहां पर अनुपात लिया जाता है। ठीक है। और जब 100 के अंदर ही हो तो उसको हम किस रूप में लेते हैं, प्रतिशत के रूप में लेते हैं। जैसे हमारा 100 नंबर का पेपर है तो हम बोलते हैं कि मेरा 60% बना, 70% बना, तो वहां पर हम प्रतिशत में उसको व्यक्त करते, मतलब विश्लेषण का जो रिजल्ट होता है उसको आप किस रूप में लोगों को बताते हो। तो हम बोलते हैं कि भाई आपका रिजल्ट क्या रहा, तो आप यदि किसी को बोलोगे कि भैया मेरे 500 में से 400 नंबर आए, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप यदि बोलोगे कि मेरे 80% बने, मतलब 100 में से 80, तो 80% बने, तो ये 100 के अंदर यदि रहता है रेशो, तो वो उसको हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। अब मान लो 100 के बजाय 100 के सामने 600, तो वो पर 6 गुना हो गया, तो यहाँ पर उसको हम बार में मतलब आवर्त में प्रस्तुत करते हैं, तो वो आवर्त कहलाता है। और अनुपात, अनुपात मतलब बहुत कम रेशो। जैसे एक क्लास के अंदर मान लो 20 बच्चे हैं या 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, या 20 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, तो वहाँ पर हम 2:1 इस प्रकार से हम रेशो बताते हैं। तो वो अनुपात, जहाँ पर बहुत कम अंतर होता है वहाँ पर हम अनुपात लेते हैं। तो इस प्रकार से विश्लेषण को प्रस्तुत करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो अनुपात के रूप में, जहाँ बहुत कम अंतर होगा तो वहाँ अनुपात बताएंगे, जहाँ पर 100 के अंदर होगा वहाँ परसेंटेज में बताएंगे, जहाँ बहुत अंतर होता है मतलब 6 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना, तो वहाँ पर उसको हम गुना के रूप में बस बताते हैं। ठीक है। तो ये उसका एक सिंपल सा एक हमने अभी अर्थ देखा इसका अनुपात का, कि जो अनुपातों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे हम चलते हैं। तो ये हमने अर्थ समझ लिया। अब ये अनुपात के आधार पर विश्लेषण करने का क्या उद्देश्य है, जो वित्तीय विवरण है
तो वित्तीय विवरणों के का विश्लेषण क्यों करना? तो भाई चलो मैं आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछूं कि रिजल्ट आने के बाद में आप मत सोचो रिजल्ट आ गया हाँ ठीक है तो आप हो जाएंगे। आप रुक ही नहीं सकते, आप विश्लेषण किए बगैर नहीं रहोगे। सबसे पहले तो अपने दोस्त का रिजल्ट देखोगे, उसका कितना परसेंटेज रहा, आप उससे तुलना करोगे, अपने खुद का विषय वाइज रिजल्ट देखोगे। तो इस प्रकार से हम सॉरी उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो वित्तीय विवरणों का रिजल्ट आने के बाद उसका विश्लेषण क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है? तो उसका अलग अलग उद्देश्य होता है। व्यवसाय के उन क्षेत्रों को जानना जिन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये व्यवसाय है, बिजनेस है, बहुत बड़ा होता है, उसकी अलग अलग फील्ड है ना। तो उसके किसी विशेष क्षेत्र को यदि जानना होगा तो उसके लिए उसके ऊपर फोकस करने के लिए उसका एक रेशो निकाला जाता है, उसका एक परसेंटेज निकाला जाता है और उस आधार पर ध्यान दिया जाता है। और भी है, जैसे हम खुद ही यदि इस पॉइंट को यदि मैं आपको हाईलाइट करूँ तो जैसे स्कूलों में रिजल्ट आने के बाद में देखा जाता है कि मैथ्स में कितना परसेंटेज रिजल्ट रहा, मतलब मैथ्स में या इंग्लिश में कितना परसेंट रिजल्ट रहा, उसको फोकस किया जाता है। ऑल ओवर रिजल्ट को ध्यान न दे करके इंग्लिश, मैथ्स, साइंस इसको ध्यान दिया जाता है। तो मतलब पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को फोकस करने के लिए तो क्या निकाला जाता है, विश्लेषण करना होता है। और भी है, उन संभावित क्षेत्रों के बारे में जानना जिन्हें अपेक्षित दिशा में प्रयासों के द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। संभावित मतलब भविष्य में ऐसे क्षेत्रों को जानना जिनको जिनके और भी जिनको हमें अच्छा बनाना हो, तो ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भी विश्लेषण किया जाता है। फिर व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता, उसकी लिक्विडिटी मतलब कितना कैश है वो पता करने के लिए, ऋण शोधन क्षमता, कंपनी ने जो ऋण लिया है उस ऋण के भुगतान करने की क्षमता कितनी है, ये पता लगाने के लिए ही क्या किया जाता है, अनुपातों का, वित्तीय विवरणों का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और भी है, सर्वोत्तम औद्योगिक मानकों के साथ निष्पादन की तुलना के द्वारा प्रतिनिधिक या समूहगत विश्लेषण करने के लिए सूचना उपलब्ध कराना। भाई कंपटीशन का जमाना है तो दूसरे की अपेक्षा हम कितने स्टेब्लिश है ये भी पता करने के लिए, तो ये सभी कारण होते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य है। अब यदि हम विश्लेषण करते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, उसके क्या फायदे हैं? तो विश्लेषण करने के बाद तो जैसे मैंने अभी रिजल्ट का उदाहरण दिया, तो रिजल्ट का विश्लेषण करने के बाद में क्या फायदे हैं? तो विश्लेषण होना जरूरी है ना। विश्लेषण करने से क्या पता चलता है, एक तो निर्णयों की प्रभावत्मकता समझने में मदद करते हैं। तो आप जो भी निर्णय लेने वाले हैं तो निर्णय हम किस बेस पर लेते हैं, या तो जहां कमी रही है उस कमी को दूर करने के लिए, या फिर जहां पर कुछ अच्छा हुआ है उसको दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए। तो विश्लेषण करने से निर्णय लेने में आसानी होती। दूसरा, जटिल अंकों को सरल बनाने और संबंध स्थापित करते हैं। जो जटिल जटिल अंक मतलब वित्तीय विवरणों के जो आंकड़े होते हैं, आप यदि देखोगे तो आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन उनको यदि हम इस प्रकार से अनुपात के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से सरल रूप में यदि प्रस्तुत करेंगे तो किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि 500 में से 400 अंक आए, तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन हम यदि उसको परसेंटेज में व्यक्त करेंगे तो किसी को भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से विश्लेषण के माध्यम से जो जटिल अंक हैं, वित्तीय विवरणों के जो जटिल जो आंकड़े रहते हैं उनको सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा लाभ है, तुलनात्मक विश्लेषण में सहायक, हम आसानी से तुलना कर सकते हैं, दूसरी फर्म से तुलना कर सकते हैं, लास्ट ईयर से तुलना कर सकते हैं। समस्या क्षेत्रों की पहचान हो जाती है, भाई कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, कहाँ पर वीक हैं हम, वो उन क्षेत्रों की पहचान हो जाती है। तो ये सभी लाभ हैं। और भी उसकी जो दोष हैं, सीमाएं हैं कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की क्या सीमाएं हैं, क्या दोष है। तो सबसे पहला, लेखांकन आंकड़ों की सीमाएं। लेखांकन के जो आंकड़े हैं वो बदलते रहते हैं, है ना। तो समय के अनुसार बदलने के कारण हम कौन से लेते हैं, हम विवरणों से उठाते हैं, जबकि विवरण में जो आंकड़े दिए गए हैं वो लास्ट ईयर के आंकड़े हैं और हम आज विश्लेषण कर रहे हैं, आज की स्थिति बदल गई है। तो इस प्रकार से लेखांकन आंकड़ों की सीमाएं।
मूल्य स्तर बदलावों की अपेक्षा, जब हम विश्लेषण कर रहे होते हैं उस समय मूल्य बदल गए होते हैं। ठीक है, गुणात्मक या गैर मौद्रिक पहलू की अपेक्षा, तो हमेशा जो लेखांकन है वो किस पर फोकस करता है, संख्याओं के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर, है ना। वो व्यवहार गुणों का विश्लेषण नहीं करता कि कोई मैनेजर कितना होशियार है, कितना ईमानदार है, इसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये भी उसका दोष है। लेखांकन व्यवहारों में विभिन्नताएं, वे लेखांकन में जो अलग अलग जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें भी भिन्नताएं होती है। तो ये सभी क्या है, उसके दोष है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं और वो पॉइंट है अनुपातों के प्रकार। हम जो चैप्टर पढ़ रहे लेखांकन अनुपात, तो उसमें अब आ रहा है हमारे सामने कि अनुपातों का जो प्रकार है, तो अनुपातों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक परंपरागत और दूसरा क्रियात्मक। परंपरागत वर्गीकरण उस वित्तीय विवरण पर आधारित होता है जो संबंधित अनुपात का निर्धारक होता है। इस आधार पर अनुपातों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक लाभ हानि विवरण अनुपात, दूसरा तुलन पत्र अनुपात और तीसरा है मिश्रित अनुपात। वास्तव में ये तीन ही प्रकार से अनुपातों का विश्लेषण किया जाता है। एक तो लाभ हानि विवरण अनुपात, मतलब लाभ हानि खाते से या व्यापार खाते से आय विवरणों से जो आंकड़े होते हैं उन्हीं आंकड़ों के बीच में अनुपात या संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरा होता है तुलन पत्र, चिट्ठे के अंदर की जो मदें हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करना, ये तुलन पत्र अनुपात होता है। मिश्रित अनुपात, मिश्रित अनुपात मतलब लाभ हानि विवरण, तुलन पत्र, ये दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं उनको लेकर के उनके बीच में संबंध स्थापित करना, ये मिश्रित अनुपात होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार का हो गया। अब आगे हम देखते हैं क्रियात्मक वर्गीकरण। दूसरा कौन सा प्रकार है, क्रियात्मक वर्गीकरण। तो क्रियात्मक वर्गीकरण में एक होता है द्रव्यता अनुपात, दूसरा होता है ऋण शोधन क्षमता अनुपात, तीसरा होता है सक्रियता या आवर्त अनुपात और चौथा होता है लाभप्रदता अनुपात। इस प्रकार से ये चार प्रकार के अनुपात होते हैं क्रियात्मक अनुपातों में। अनुपात के दो प्रकार, एक परंपरागत और दूसरा होता है क्रियात्मक। तो क्रियात्मक में ये चार प्रकार है, द्रव्यता अनुपात, ऋण शोधन क्षमता अनुपात, सक्रियता अनुपात और लाभप्रदता अनुपात। मतलब सक्रियता मतलब क्रियाशीलता अनुपात। अब यहां पर द्रव्यता अनुपात मतलब लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशो क्या होता है बच्चों, ये चारों अनुपात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी होता है। अब ये द्रवता, द्रव मतलब लिक्विड, है ना। अब यहाँ पर हम अकाउंट पढ़ रहे हैं, कोई साइंस तो पढ़ नहीं रहे, जो ठोस द्रव गैस, तो यहाँ पर द्रव शब्द जो लिया है मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल। अब यहाँ पर हमारे अकाउंटेंसी में तरल तो कोई होता ही नहीं। क्या होता है तरल, मतलब यहाँ पर हमारा मतलब होता है अकाउंटेंसी में इसका काम है पैसे से रिलेटेड है। मतलब तरल मतलब पैसा, जो कैश, जिसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी, जो पैसे का आना और जाना, उसका फ्लो कितना है उसके बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, तो अपनी देनदारियों को पूरा करने हेतु एक व्यवसाय को तरल निधियों की आवश्यकता होती है। देनदारी, देनदारी मतलब लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, दायित्व तो दो प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के होते हैं, दूसरे शॉर्ट टर्म के होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब एक वर्ष से अधिक के और शॉर्ट टर्म मतलब एक वर्ष से कम के। तो एक वर्ष के अंदर जिन दायित्वों का भुगतान करना है तो उसके लिए एक व्यवसाय को तरल निधियों की आवश्यकता होती है। तरल निधि, निधि मतलब फंड, तरल मतलब पैसा, कैश, जिसको हम तुरंत कैश में बदल सकते हैं, वो कहलाता है लिक्विड। तो एक वर्ष के अंदर की जो देनदारियों का भुगतान करने के लिए व्यापारी को लिक्विड फंड की जरूरत होती है। व्यवसाय के अपने जो ऋणदाता है, मतलब जो लेनदार है, वो देय राशियों का भुगतान क्षमता को द्रव्यता के रूप में जाना जाता है और इसे मापने के अनुपात को द्रव्यता अनुपात के नाम से जानते हैं कि जो एक वर्ष के अंदर जितनी देनदारियां हैं उनका भुगतान करने के लिए हमारे पास कितना पैसा है। मतलब चालू दायित्व हैं, उन चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए हमारे पास कितनी चालू संपत्तियां हैं। ये चालू दायित्व और चालू संपत्तियों के बीच में
संबंध स्थापित करने के लिए द्रवता अनुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है ऋण शोधन क्षमता अनुपात। ये तो उसके नाम में ही छिपा है। ऋण मतलब लोन, शोधन मतलब उसका भुगतान करना, क्षमता मतलब कैपेसिटी। तो व्यापार व्यवसाय के अंदर व्यवसाय में जितना भी लोन लिया गया है उस लोन का भुगतान करने के लिए, मतलब उसको वापस भुगतान करने के लिए व्यवसाय में कितनी क्षमता है व्यवसाय में, तो उनके बीच में एक संबंध स्थापित किया जाता है। व्यवसाय की ऋण शोधन क्षमता का निर्धारण जो लेनदारों, विशेष रूप से बाहरी जो लेनदार होते हैं के प्रति इसकी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने की क्षमता से होता है, तथा ऋण शोधन क्षमता की स्थिति को मापने के लिए परिकलित अनुपात को ऋण शोधन क्षमता अनुपात के नाम से जाना जाता है। सरल भाषा में बताता हूं कि व्यवसाय के जो दीर्घकालीन ऋण हैं उन ऋणों को भुगतान करने के लिए व्यवसाय में कितना फंड अवेलेबल है, इसके बीच में संबंध स्थापित कर ऋण शोधन क्षमता। ठीक है, अगला है क्रियात्मकता अनुपात या सक्रियता अनुपात या आवर्त अनुपात। अब यह उन अनुपातों को संदर्भित करता है जिन्हें संसाधनों के प्रभावी उपयोगिता पर आधारित व्यवसाय की सक्रियता या कार्यात्मक क्षमता के मापन हेतु परिकलित किया जाता है। मतलब ये एक्टिविटी रेशो है। एक्टिविटी मतलब अब व्यवसाय में जो एक्टिविटी है वो क्या होती है, सेल करना, परचेस करना। जितना सेल होगा उतना लाभ होगा, मतलब ये विक्रय पर डिपेंड करता है, ये सकल लाभ पर डिपेंड करता है, ये शुद्ध लाभ पर डिपेंड करता है, ये स्टॉक पर डिपेंड करता है, ये संपत्तियों पर डिपेंड करता है ना। तो इन सभी से रिलेटेड रेशो पता करना ये कहलाता है क्रियाशीलता अनुपात। तो ये सब हम उसमें आगे इसमें अलग अलग प्रकार के अनुपातों को हम जानेंगे। लाभप्रदता अनुपात मतलब लाभ कमाने की क्षमता व्यवसाय में कितनी है, या व्यवसाय में जितनी पूंजी विनियोजित की गई उसके अगेंस्ट व्यवसाय के द्वारा कितना लाभ कमाया जा रहा है। सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात, है ना, ये सब उसमें पता किया जाता है। तो ये हमने अभी दो प्रकार के जो अनुपात हमने देखे, परंपरागत और दूसरा क्रिया जो एक्टिविटी जो रेशो है वो उसमें 4 प्रकार के थे। अब हमारे पास सबसे पहला जो अनुपात आ रहा है और वो है द्रवता अनुपात। ठीक है, तो ये द्रवता अनुपात को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए